खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और मैं हूं भुवन शर्मा। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू भुवन। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता यानी आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है ज्यूरी की कसौटी से। चलिए, अनिल जी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा है आप। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने की जरूरत क्यों है और कौन कर सकता है? जी। जो पूरा तंत्र है वो पूरा तंत्र चला गड़ा है। लोग ऊब गए हैं, आम जनता का भरोसा खत्म हो गया है। जी। ना युवाओं को भरोसा है आज के राजनीतिक तंत्र पर, नेताओं पर, ना महिलाओं का भरोसा है, ना पुरुषों का भरोसा है। पूरा का पूरा समाज विमुख होता जा रहा है इस पूरे मौजूदा तंत्र से। सबसे बड़ी वजह इसकी है कि जो नेता कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। जी। ना उनका आचरण अच्छा है, ना उनका चरित्र अच्छा रह गया, और करप्शन की जो बातें हैं, जो करप्शन के जो चार्जेज हैं, वो लगभग एक बहुत बड़ी जो वर्ग है नेताओं का उसके ऊपर लगते हैं। जी। इसलिए इस पूरे तंत्र को बदलने की ज़रूरत है, और इस तंत्र को बदल वही सकता है तो जो जिम्मेदार हो, इस तंत्र को बदल वही सकता है जो बेहतर हो। जी। इस तंत्र को बदल वही सकता है जो स्पष्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, छवि अच्छी हो, कथनी करनी में अंतर ना हो, और जनता की भावनाओं को समझता हो, क्षेत्र की समस्याओं को समझता हो, और उन समस्याओं को समझकर तार्किक ढंग से उनका समाधान खोजना जानता हो, और समाधान खोजने के बाद उसको अंतिम परिणाम तक लेके जाए। जी। उसको कार्यान्वयन भी कराए। जी। योजनाएं तो बन जाती हैं लेकिन क्रियान्वित नहीं होती, अफसर काम नहीं करते, तंत्र काम नहीं करता। इन सबको बदलने की क्षमता जिसके अंदर होगी, जी, वही व्यक्ति बेहतर नेता हो सकता है, जिम्मेदार नेता हो सकता है। वाकई हमारे जो 11 मापदंड हैं, जी, उन मापदंडों में शिक्षा भी रखी है। जी। शिक्षा के अंदर लॉ ग्रेजुएट को हमने सर्वाधिक अंक रखे हैं। उसको रखने की मूल वजह यह है कि जो व्यक्ति लॉ ग्रेजुएट होगा, जी, जो कानून को समझता होगा, कानून की बारीकियों को समझता होगा, क्योंकि विधायिका का काम कानून बनाना है और कानून लागू करने का काम ऑफिसर्स का है। लेकिन कानून बनेगा और लागू कैसे होगा, कौन करा सकता है? अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो नहीं करा सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको अंक नहीं दिए, अंक सबको दिए हैं, लेकिन अधिकतम अंक हमने कानून जो पढ़े हुए व्यक्ति हैं उनको दिया है। जी। हल्के में निवास होगा तो वो व्यक्ति उस क्षेत्र की समस्याओं को जानता होगा, वहाँ के लोगों की बात को समझता होगा, जनता क्या चाहती है, क्षेत्र क्या चाहता है, दिक्कतें क्या हैं, शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की हैं, सड़क की हैं, पानी की हैं, जो भी दिक्कत है वो समझे। इसलिए जो हल्के में निवास करता है उसको 5 अंक दिए हैं, और जो नहीं करता उसको 3 अंक दिए हैं। ऐसे आपराधिक छवि की बात भी हमने की है, हमने वाहन की बात भी की है, उसके साधन संसाधन आय सबकी बात की है। जी। इन तमाम मापदंडों पर गुजरने के बाद जब व्यक्ति जो 11 मापदंड है, जो 11वां छवि और साख, अच्छी छवि का नेता हो, उसकी साख अच्छी हो, उसकी कथनी करनी में अंतर ना हो, लोग उस पर भरोसा कर सकें
ये 11 मापदंड जी इन पे गुजरने के बाद जब जूरी राउंड में पहुंचता है जी वो तभी पहुंचेगा जब उसमें कुछ गुण होंगे, जी बेहतर जिम्मेदार नेता बनने के लक्षण होंगे। जी और ऐसा व्यक्ति जब आगे आएगा तो निश्चित तौर पे इस पूरे तंत्र को, जो तंत्र बिल्कुल गल चुका है, सड़ चुका है, उसको बदलने का मादा उसके अंदर होगा। वाकई में जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहाँ तक पहुँचने की काबिलियत होगी। चलिए, एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में रुख करते हैं होडल विधानसभा हलके का। ये इलाका अच्छी खासी राजनीतिक हैसियत रखता है। आइए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। इस बार हमारी टीम पहुंची होडल विधानसभा हलके में। 1911 से ब्रिटिश सरकार से ही होडल नगर पालिका चली आ रही है। होडल विधानसभा में 56 गांव शामिल है, जिसकी 44 पंचायतें हैं। इस हलके में करीब 1.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें जाट तकरीबन 33.33%, जाटव तकरीबन 13.33%, ब्राह्मण करीब 3.40%, गुज्जर 5.33% और अन्य समुदाय के लोग तकरीबन 44.61% हैं। अब नजर यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर। आजादी के बाद 1952 में जब पंजाब प्रदेश हुआ करता था तो हसनपुर विधानसभा बनी और 1952 में हसनपुर विधानसभा से चौधरी सुमेर सिंह कांग्रेस से विधायक बने। 1957 में धर्मवीर वशिष्ठ और 1962 में निर्दलीय चौधरी हरकिशन विधायक बने। इसके बाद 1966 में पंजाब से हरियाणा प्रदेश अलग हुआ और 1967 में हसनपुर सीट रिजर्व कर दी गई। तब निर्दलीय चौधरी गयालाल विधायक बने और कुछ महीनों बाद 1968 में मनोहर सिंह विधायक बने। 1972 में बिहारी लाल को कुर्सी मिली। 1977 में चौधरी गयालाल जनता दल से विधायक बने। 1982 में लोकदल से गिरिराज किशोर को कुर्सी मिली। 1987 में लोकदल से उदय भान विधायक बने। 1991 में कांग्रेस से राम रतन, 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से जगदीश नायर विधायक बने। 2000 में निर्दलीय उदय भान और 2005 में फिर से उदय भान विधायक बने। 2009 में हसनपुर से होडल विधानसभा बना दिया गया, जहां वर्तमान विधायक जगदीश नायर हैं। तो यहाँ से जगदीश नायर विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, होडल का राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है? भुवन, होडल विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है जी, और पिछली बार यहाँ से जगदीश नायर इनेलो की टिकट पर विधायक बने थे। उन्होंने उदय भान को हराया था जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। पिछले 4 चुनाव से 1996 से लेकर अब तक ये दोनों नेता आमने सामने हैं। 96 में हरियाणा विकास पार्टी से जगदीश नायर बने, उदय भान फिर इंडिपेंडेंट बने, तो 2004 में कांग्रेस से बने और 2009 में जगदीश नायर ने उनको हरा दिया। संघर्ष इन दोनों के बीच में लगभग रहता है। पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट को करीब 1000 वोट मिली थी, लेकिन अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं जी, इन लोकसभा के चुनाव में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से कृष्णपाल गुर्जर जीते हैं और इस क्षेत्र से भी उन्होंने अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। जी, जो भाजपा के नेताओं को लग रहा है कि शायद अपने बूते हम विधानसभा में आ जाएं, जी, अगर ऐसा कुछ सोच उनकी है और ऐसा कोई माहौल बनता दिखे, वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ जो मुख्यतः टक्कर दिखती है आज भी, वो जगदीश नायर उदय भान के बीच में ही दिखती है। इनेलो और कांग्रेस, बीजेपी किस कैंडिडेट को उतारती है वो उस पर डिपेंड करेगा। उदय भान के हारने का कारण पिछली बार, एक तो वो जनता से कट गए थे, फरीदाबाद रहते थे, लोगों के बीच में नहीं थे, लोगों में नाराजगी थी जी। काम जितने काम की उम्मीद थी वो काम नहीं हो पाए। परिसीमन में होडल विधानसभा क्षेत्र में जी,
हथीन से एक सौरात जो गोत्र है जाटों का, जो हथीन 24 के गांव थे, वो कटकर होटल में आ गए थे। जाटों के गांव थे और जाटों में इनेलो का पैठ है, पूरी पैठ है। इसी का फायदा जगदीश नायर को मिला। इनेलो के कैंडिडेट जगदीश नायर थे, वो जीत पाए। दूसरा जो गुजर वोट यहाँ थी इस क्षेत्र की होडल की, वो कटकर पलवल चली गई और पलवल में सुभाष चौधरी जीते थे इनेलो के गुजर। तो गुजर समुदाय की वोट वहाँ चली गई थी और यहाँ जाट कट गई। गुजर मूलतः कांग्रेस के साथ जाते हैं, लेकिन गुजर कैंडिडेट खड़ा तो गुजर के साथ जाते हैं। यही वजह है कि पलवल में गुजरों के साथ सुभाष चौधरी के साथ गए। यहाँ से जाट का जुड़ना, उदयमान का लोगों से कटना, इनेलो की टिकट होना, ये तमाम कारण रहे। दूसरा, फरीदाबाद जिले में, पलवल जिले में 3 क्षेत्र हैं, हथीन, होडल और पलवल। होडल और पलवल से इनेलो जीती, हथीन से इंडिपेंडेंट जीता। उस क्षेत्र में, उस जिले में कांग्रेस के खिलाफ पूरा एक माहौल था। यही वजह है कि उदयमान हार गए। अब भी हालात ये लग रहे हैं, इस बार भी जो संघर्ष रहेगा इन दो के बीच में रहेगा, बशर्ते बीजेपी जिस लहर और जिस उबार में है। क्योंकि अभी तक तो हालात ये हैं कि ऊपर मोदी, नीचे कोई और। लोकसभा और विधानसभा में बड़ा फर्क होता है। अगर ऐसा कोई उबार आ गया दोबारा तो बीजेपी को सशक्त खड़ी हो जाए, वरना कोई ऐसा बड़ा कैंडिडेट, कोई मजबूत कैंडिडेट इन दोनों के अलावा वहाँ दिखता नहीं जो संघर्ष में उतरेगा। जी चलिए, तो होडल के राजनीतिक समीकरण को भुवन बता रहे थे यहाँ पर अनिल जी, लेकिन एक सवाल मेरा भी है अनिल जी। और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा के बयान को लेकर, उनके बयानबाजियों को लेकर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जो मेरे जहन में है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को सक्रिय राजनीति करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए जी। संवैधानिक पदों की अपनी एक मर्यादा होती है, खासकर लोकसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो। लेकिन चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, वो किसी ना किसी पार्टी विशेष से जुड़े होते हैं। माना यह जाता है कि जब आप स्पीकर के पद पे बैठते हैं तो आप अपनी पार्टी से हट के बात करेंगे। आप सैद्धांतिक तौर पे किसी भी दल के लीडर नहीं है, सदस्य नहीं है, जब तक आप पद पे बैठे हुए हैं। कुलदीप शर्मा जी के साथ दिक्कत क्या है कि उनको जबरन स्पीकर बना दिया गया, ऐसा लगता है। वो बोलना चाहते हैं, अच्छे वक्ता हैं, वो खुद कई बार कह चुके हैं कि मेरी जबान बांध दी गई है, वरना बोलना मुझे बहुत कुछ आता है। और यही बात है, वो गाए बगाए अपनी बात कहते रहते हैं। चाहे वो हुड्डा के पक्ष की बात हो, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई की बात हो, चाहे किसी और लीडर की बात हो। अब से पहले भी वो कई बार बहुत कुछ बोल चुके हैं जो चर्चा का सबब भी बना और विवादों का सबब भी बना। मेरा मानना यह है, पहले भी एक बार शो में कह चुका हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए कि कुलदीप शर्मा को स्पीकर के दायित्व से मुक्त कर दें, जिससे वो खुल के राजनीतिक बैटिंग कर सके। उनके जो, जैसे वो गाय होती है, गाय का जब दूध दुहा जाता है तो नाथ बांध दी जाती है जिससे कि वो गड़बड़ ना करे। तो इनके साथ वही हुआ है कि स्पीकर के पद पे बैठा दिया गया है। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बोलना आता है, राजनीति जो सक्रिय राजनीति है उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो नहीं बन पा रहे। संवैधानिक पद पे व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको उस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। यही बात कुलदीप शर्मा के साथ भी है। उनको कम से कम विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हालांकि हजका वाले प्रकरण में जो हजका के कैंडिडेट जो विधायक थे छोड़ के जो कांग्रेस में आए, उस प्रकरण में भी इनकी भूमिका को लेकर काफी सवाल खड़े हुए हैं। वो एक अलग इशू है और ये अलग, लेकिन संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हैं, स्पीकर के पद पे आप हैं, बड़ा महत्वपूर्ण पद है, बड़ा दायित्वपूर्ण पद है। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए और उसकी गरिमा का ख्याल आपको रखना चाहिए। तो संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अनिल जी, आपका ऐसा कहना है? फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी होगी।